Hello, welcome to Dronacharya IS YouTube channel. I'm Dr. Daman Benipal presenting you daily current affairs covering 21st February 2022. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में आए हुए वो सभी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे जो कि हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं. सो लेट्स बिगिन विद इट. तो चलिए शुरुआत करते हैं. आज का हमारा पहला न्यूज़ आर्टिकल सेंट्रल मीडिया एक्रीडिटेशन गाइडलाइन से रिलेटेड है. रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेंट्रल मीडिया एक्रीडिटेशन गाइडलाइंस 2022 रिलीज़ की हैं. इसे लेकर हम विल अंडरस्टैंड कि ये जो न्यू गाइडलाइंस आए हैं इसके अंदर प्रोविजंस क्या हैं. अगर हम एक्रेडिटेशन की बात करें तो वो कौन कौन से प्रोविजंस हैं जिसके थ्रू जो एक्रेडिटेशन है वो विड्रॉ हो सकती है, सस्पेंड हो सकती है. वो कौन से प्रोविजंस हैं जिसके थ्रू एक्रेडिटेशन को ग्रांट किया जाएगा. एंड विल ऑल्सो लर्न अबाउट द सेंट्रल मीडिया एक्रेडिटेशन कमिटी बिकॉज गवर्नमेंट हैज़ सेड दैट दे विल कॉन्स्टिट्यूट अ कमिटी विच विल बी कॉल्ड एज द सेंट्रल मीडिया एक्रेडिटेशन कमिटी. हम इसके बारे में पढ़ेंगे. विल ऑल्सो रीड अबाउट व्हाट आर द एसोसिएटेड कंसर्न्स विद इट. नाउ कंसर्न्स की अगर हम बात करें, आज ये आर्टिकल पेपर में इसीलिए आया है क्योंकि एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया EGI दे हैव आस्क्ड दैट ये जो न्यू रिलीज गाइडलाइंस आई हैं फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट दे शुड बी विड्रॉन एंड दे आर सेइंग कि दीज आर वेग, दीज आर आर्बिटरी एंड दे हैव ड्रैकोनियन क्लॉजेस एंड देयरफॉर इन गाइडलाइंस को वापस लेना चाहिए. दिस केम फ्रॉम द एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया. सो विल लर्न कि ये जो न्यू गाइडलाइंस आई हैं इससे रिलेटेड कंसर्न्स क्या हैं, इश्यूज़ क्या हैं. लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि किसी भी जर्नलिस्ट को अगर एक्रेडिटेशन मिलती है तो उससे होता क्या है. नाउ बेसिकली अगर एक जर्नलिस्ट को एक्रेडिटेशन मिलती है तो इससे कुछ ऐसे इवेंट्स जहाँ पे VVIPs होते हैं लाइक प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, दे आर प्रेजेंट. ऐसे इवेंट्स को सिर्फ जो एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट होते हैं वो कवर कर सकते हैं. दे आर अलाउड टू रिपोर्ट फ्रॉम सच प्रेमिसेस. तो बेसिकली एक्रेडिटेशन से जो जर्नलिस्ट हैं दे कैन गेट एक्सेस टू सच बिग इवेंट्स विच आर वेयर VVIPs आर प्रेजेंट. इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो एक्रेडिटेशन होती है इससे जो जर्नलिस्ट है दे आर एबल टू प्रोटेक्ट द आइडेंटिटी ऑफ हिज और हर सोर्सेज. तो बेसिकली जो एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट होता है उनको अपना जो सोर्स है उसे डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती. इसी के साथ साथ जो एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट होता है दे डोंट इवन हैव टू डिस्क्लोज कि वो वहाँ पे किससे मिलना चाहते हैं व्हेन दे आर एंटरिंग एनी यूनियन मिनिस्ट्रीज ऑफिस बिकॉज वहाँ पे जो कार्ड है इट से इट इज़ वैलिड फॉर द एंट्री इनटू बिल्डिंग्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इवन सिक्योरिटी जोन्स. अलॉन्ग विद दिस जैसे ही जर्नलिस्ट को एक्रेडिटेशन मिल जाती है इससे उनको काफ़ी और बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि उनकी जो फैमिली है दे आर इंक्लूडेड इनटू द सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम और कुछ कंसेशंस भी उनको मिलते हैं ऑन ट्रैवलिंग. रेलवे टिकट्स में वहाँ उनको कंसेशंस मिलते हैं. नाउ जो न्यू गाइडलाइंस आई हैं 2022 में इसके अंदर प्रोविजंस क्या हैं उसको समझते हैं. सबसे पहले वी टॉक अबाउट प्रोविजंस विच रिलेट टू द ग्रांटिंग ऑफ एक्रेडिटेशन. So now the accreditation will only be available for the journalists who are living in Delhi NCR region and इसमें भी multiple categories बनाई गई हैं. Journalist needs to have minimum 5 years of professional experience as a full-time working journalist या फिर as a camera person. किसी भी न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन में उनका कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और मिनिमम 15 ईयर्स एक्सपीरियंस एज अ फ्रीलांसर टू बिकम एलिजिबल. तो अगर कोई न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ है तो 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए और अगर एज अ फ्रीलांसर हैं तो 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए. यहीं पे वेटरन जर्नलिस्ट की अगर हम बात करें जिनका जो एक्सपीरियंस है इट इज़ ओवर 30 ईयर्स एंड दे शुड नॉट बी ओल्डर देन 65 ईयर्स ऑफ एज, वो भी एक्रेडिटेशन के लिए एलिजिबल हैं. अलॉन्ग विद दिस अगर कोई न्यूज़पेपर है या फिर कोई पीरियोडिकल है तो उनका डेली जो सर्कुलेशन है वो कम से कम 10,000 कॉपीज़ की होनी चाहिए. अगर कोई न्यूज़ एजेंसी है तो उनके कम से कम 100 सब्सक्राइबर होने चाहिए. और ऐसे ही सेम रूल्स अगर कोई फॉरेन न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन है, कोई फॉरेन जर्नलिस्ट है, उनके ऊपर भी अप्लाई होते हैं. अच्छा, यहीं पे अगर कोई ऐसा जर्नलिस्ट है जो कि डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म के लिए काम करता है सो इन दैट केस उनकी जो वेबसाइट है पर मंथ उस वेबसाइट पे एटलीस्ट 10 लाख यूनिक विजिटर्स होने चाहिए.
यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कोई भी ऐसा फ्रीलांस जर्नलिस्ट हु इज़ वर्किंग फॉर अ फॉरेन न्यूज़ मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस, तो उनको एक्रेडिटेशन नहीं दी जाएगी, दे वोंट बी एलिजिबल फॉर एक्रेडिटेशन। नाउ इसके बाद अगर हम बात करें उन प्रोविजंस की जिसके थ्रू किसी जर्नलिस्ट की जो एक्रेडिटेशन है उसे विड्रॉ किया जा सकता है या फिर सस्पेंड किया जा सकता है। बेसिकली इफ अ जर्नलिस्ट इज एक्टिंग इन अ मैनर विच इज़ प्रीजुडिशियल टू इंडियाज सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी और आर फ्रेंडली रिलेशंस विद एनी फॉरेन स्टेट, कोई जर्नलिस्ट अगर हमारा पब्लिक ऑर्डर है उसके अगेंस्ट आप कुछ भी काम कर रहा है, तो ऐसे केस में दे कैन बी चार्ज्ड विद अ सीरियस ऑफेंस। एंड अगर उनका जो एक्शन है वो इंडिया की जो डिसेंसी एंड मोरालिटी के अगेंस्ट है, इट इज़ वायलेटिंग द कंटेम्प्ट ऑफ कोड और इट इज़ बेसिकली इन टर्म्स ऑफ डिफेमेशन, तो ऐसे केस के अंदर इसको भी एक इंसाइटमेंट माना जाएगा टू एन ऑफेंस। इसके अलावा जो भी एक्रेडिटेड मीडिया पर्सन्स हैं, नाउ दे कैन नॉट यूज़ द वर्ड्स लाइक एक्रेडिटेड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो इस तरह का ये वर्ड्स यूज़ नहीं कर सकते ऑन द सोशल मीडिया, ऑन द पब्लिक प्रोफाइल, अपने विजिटिंग कार्ड में, अपने लेटर हेड में, किसी भी फॉर्म ऑफ पब्लिश्ड वर्क पे वो ऐसा नहीं लिख सकते दैट दे आर एक्रेडिटेड टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उनको प्रोहिबिट किया गया है फ्रॉम यूजिंग सच वर्ड्स। Along with this, we have a Central Media Accreditation Committee, right? Government shall constitute this committee और इस committee को Central Media Accreditation Committee कहा जाएगा. It will be basically chaired by the Principal Director General of PIB and इसके 25 members होंगे which will be nominated by government. And they will function for 2 years, and जब से उनकी फर्स्ट मीटिंग होगी तब से 2 years के लिए जो मेंबर्स है दे विल फंक्शन एंड दे विल मीट वंस इन अ क्वार्टर या फिर उससे भी पहले अगर कोई ज़रूरत है तो, एंड दे विल बेसिकली डिस्चार्ज द फंक्शंस विच आर लेड इन द गाइडलाइंस। नाउ यहाँ पे जो बड़ा कंसर्न इससे जुड़ा हुआ है वो ये है कि इन गाइडलाइंस के अंदर जो डिस्क्रिशन है वो गवर्नमेंट के ऊपर है। गवर्नमेंट के जो नॉमिनेटेड ऑफिशियल्स होंगे दे विल सी कि व्हाट इज़ डिफेमेटरी, इंडिया की सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया की क्या चीज़ प्रेजुडिशियल है या नहीं। दे विल डिसाइड कि जो जर्नलिस्ट है उसकी जो एक्रेडिटेशन है उसे सस्पेंड करना है या विड्रॉ करना है। सो इट ऑल इज़ लेफ्ट टू द डिस्क्रिशन ऑफ द गवर्नमेंट नॉमिनेटेड ऑफिशियल्स। ना ये इतना बड़ा इशू इसलिए है बिकॉज वन ऑफ द कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ जर्नलिस्ट इज़ टू एक्सपोज द रॉन्ग डूइंग, चाहे वो पब्लिक ऑफिशियल हो, चाहे पॉलिटिशियंस हो, बिग बिजनेसमैन हो, चाहे कॉर्पोरेट ग्रुप्स हो या फिर कोई भी पर्सन हु इज़ इन पावर, अगर दे आर डूइंग समथिंग रॉन्ग तो वो एक्सपोज करना इज़ द कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ जर्नलिस्ट। तो अब इस तरह का जो प्रोविज़न आ गया है, सो दिस कुड रिजल्ट एज अ टाइम कि इन पावर्स को यूज़ किया जा सकता है to intimidate the journalist or to block the information from coming out. And many times journalists report issues or policy decisions that government may not like. तो ये जो provision आया है जिसके थ्रू उनकी जो accreditation है वो withdraw की जा सकती है, suspend की जा सकती है, it becomes questionable. Similarly कोई भी investigative story, कोई भी sensitive issue, it could be held in violation to any of these provisions. So therefore ये कहीं ना कहीं जो freedom of press है उसे affect कर रहा है। नाउ यहाँ से अगर हम देखें कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो कौन से प्रोविजंस हैं जो कि हमें फ्रीडम ऑफ प्रेस देता है। नाउ फ्रीडम ऑफ प्रेस को लेकर अगर हम हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो वी कैन गो टू आर्टिकल 19 विच डील्स विद फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एंड इट बेसिकली टॉक्स अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ आवर राइट्स रिगार्डिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच। नाउ जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है उसे उतना ज़्यादा हमारा जो इंडियन लीगल सिस्टम है इसके अंदर प्रोटेक्ट नहीं किया गया। हाउएवर इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय यूजिंग आर्टिकल 19। ना यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने नोट करनी है कि जो हमारी फ्रीडम ऑफ प्रेस है ये पूरे तरीके से एब्सोल्यूट नहीं है। Now, if we refer to Article 19 and the Clause 2, it says that कि अगर कोई भी चीज़ हमारी sovereignty, integrity को affect करती है, if it affects the security of the state, our friendly relations with the foreign state, public order, decency, morality, contempt of court, defamation, incitement of an offence, तो इन सब केसेस के अंदर एक लॉ बनाया जा सकता है विच कैन इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस टू द एक्सरसाइज ऑफ दिस राइट टू प्रेस।
तो जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो लगाई जा सकती हैं, उसके लिए लॉ बनाया जा सकता है अंडर सच सिचुएशन. सो देयरफॉर फ्रीडम ऑफ प्रेस पूरे तरीके से एब्सोल्यूट नहीं है इंडिया में, बट वी डिराइव इट पावर फ्रॉम आर्टिकल 19. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल स्टार कंपेनर से रिलेटेड है. अक्टूबर 2020 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो नंबर है स्टार कंपेनर्स का, इसे रिड्यूस कर दिया था ताकि बेसिकली कंपेनिंग के दौरान ज़्यादा क्राउड, ज़्यादा गैदरिंग ना हो सके. तो नेशनल और जो स्टेट पार्टीज़ हैं ये मैक्सिमम 40 स्टार कंपेनर्स हो सकते हैं, लेकिन अक्टूबर 2020 में इस नंबर को डिक्रीज़ कर दिया गया था टू 30. एंड जो अनरिकग्नाइज्ड पार्टीज़ हैं उनके मैक्सिमम 20 स्टार कंपेनर्स हो सकते हैं, लेकिन कोविड की वजह से इनका नंबर डिक्रीज़ कर दिया गया था टू 15. नाउ स्टार कंपेनर्स दोबारा न्यूज़ में है बिकॉज इलेक्शन कमीशन ने जो मैक्सिमम लिमिट है ऑन द नंबर ऑफ स्टार कंपेनर्स इसे दोबारा रिस्टोर कर दिया है. मतलब बेसिकली अगर कोई नेशनल या स्टेट पार्टी है, अब उनके मैक्सिमम स्टार कंपेनर्स हो सकते हैं 40, और अगर कोई अनरिकग्नाइज्ड पार्टी है तो उनके मैक्सिमम 20 स्टार कंपेनर्स हो सकते हैं. नाउ यहाँ से सबसे पहले हम समझेंगे स्टार कंपेनर्स क्या हैं, नंबर्स कितने होते हैं, बिकॉज उसको लेकर न्यूज़ आई है. व्हाट इज़ द बेसिक नीड फॉर द स्टार कंपेनर्स, एंड क्या प्राइम मिनिस्टर या ये भी हमारे स्टार कंपेनर्स हो सकते हैं. सो विल कवर ऑल द इश्यूज़ विच आर रिलेटेड टू स्टार कंपेनर्स. नाउ अगर हम स्टार कंपेनर को समझें तो इलेक्शन के अंदर किसी पार्टी के लिए जो कहते हैं एक सेलिब्रिटी फेस होता है, द सेलिब्रिटी वोट सीकर जो होता है, उसे कहा जाता है स्टार कंपेनर. नाउ ये पर्सन कोई भी हो सकता है. इट कुड बी अ पॉलिटिशियन, इट कुड बी अ फिल्म स्टार, इट कुड बी अ स्पोर्ट्समैन, कुड बी एनीवन. कोई भी ऐसा सेलिब्रिटी जो कि एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के लिए वोट सीक कर रहा है, तो उसे स्टार कंपेनर कहा जाता है. देर इज़ नो लॉ जो कि गवर्न करता है कि किसको स्टार कंपेनर बनाया जा सकता है, किसको नहीं बनाया जा सकता. ऐसा कोई भी लॉ नहीं है. बेसिकली स्टार कंपेनर्स को नॉमिनेट किया जाता है. जो भी कंसर्न पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है वो उनको नॉमिनेट करती है. उनकी कितनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, किस एरिया के लिए वो कंपेन कर रहे हैं, इसको स्पेसिफाई किया जाता है. उनका ड्यूरेशन कब तक रहने वाला है एज अ स्टार कंपेनर, उसे वहाँ पे स्पेसिफाई किया जाता है. एंड इसे लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो अपना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रिलीज़ करता है, उसकी गाइडलाइंस के अंदर जो पोल कंपेन्स हैं उसको रेगुलेट किया जाता है. तो एज सच कोई लॉ नहीं है विच गवर्न्स दी स्टार कंपेनर्स. एंड ये जो नंबर है, कितना नंबर हो सकता है वो इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज आज का जो न्यूज़ आर्टिकल है इट फोकस्ड ऑन नंबर ओनली. तो अगर कोई नेशनल या स्टेट पार्टी है तो वो अपने मैक्सिमम 40 स्टार कंपेन्स नॉमिनेट कर सकती है, और अगर कोई अनरिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है तो उनके मैक्सिमम 20 स्टार कंपेनर्स हो सकते हैं. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ द नीड फॉर स्टार कंपेनर्स. नाउ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो भी इंडिविजुअल कैंडिडेट्स होते हैं अपने कंपेन के दौरान वो कितना खर्चा कर रहे हैं, उनका जो एक्सपेंडिचर होता है उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपनी नज़र बनाए रखता है. लाइक मोस्टली स्टेट्स में कोई भी अगर एक कॉन्स्टिट्यूंसी है तो उस कैंडिडेट को 70 लाख की लिमिट दी जाती है. तो कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, इससे ज़्यादा तो नहीं हो रहा, इट गोज़ ऑन चेक. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उस पर नज़र बनाए रखता है. लेकिन अगर कंपेनिंग कोई स्टार कंपेनर कर रहा है तो ऐसे केस में जो एक्सपेंडिचर होता है वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल या कैंडिडेट के पोल एक्सपेंडिचर में ऐड नहीं होता. रैदर जो उसका जो एक्सपेंडिचर है इट इज़ बॉर्न बाय द पॉलिटिकल पार्टी अकॉर्डिंग टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट. जितने भी एक्सपेंसेस स्टार कंपेनर्स के उसके अंदर होते हैं दे बेसिकली गोज़ ऑन टू पॉलिटिकल पार्टीज़. तो इसमें बेसिकली क्या होता है, जो इंडिविजुअल कैंडिडेट है उसे रिलीफ मिल जाता है फ्रॉम कंपेन एक्सपेंडिचर, और जो स्टार कंपेनर है वो अपने आप को लिमिट करते हैं एज टर्म ऑफ जर्नल कंपेनिंग फॉर अ पार्टी. दे डोंट से कि हम इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए कंपेन कर रहे हैं. तो जो कैंडिडेट है उसको वहाँ से रिलीफ मिल जाता है, एंड जो स्टार कंपेनर है उसका खर्चा बेसिकली पॉलिटिकल पार्टी ले रही होती है. नाउ क्या प्राइम मिनिस्टर स्टार कंपेनर हो सकते हैं? बिल्कुल. मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट गाइडलाइंस के थ्रू प्राइम मिनिस्टर या फिर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अगर ये स्टार कंपेनर होते हैं तो ऐसे केस में उनकी सिक्योरिटी को लेकर, लेट्स से कोई बुलेट प्रूफ व्हीकल है
इन जो एक्सपेंडिचर उनकी कंपेनिंग की वजह से आते हैं, दे आर बेसिकली बॉर्न बाय द गवर्नमेंट एंड उनको बेसिकली इलेक्शन एक्सपेंसेस कोई पार्टी कर रही है या इंडिविजुअल कैंडिडेट कर रहा है उसमें ऐड नहीं किया जाता। अगर प्राइम मिनिस्टर या एक्स प्राइम मिनिस्टर एज अ स्टार कंपेनर आते हैं तो उनका एक्सपेंडिचर इट इज़ बेसिकली बॉर्न बाय द गवर्नमेंट। और अगर ऐसा हो कि प्राइम मिनिस्टर के साथ कोई और कंपेनर भी प्रेजेंट है तो ऐसे केस में वो जो इंडिविजुअल कैंडिडेट होता है दे नीड टू बेयर 50% ऑफ द एक्सपेंडिचर विच वाज एंकर्ड ऑन द सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स। तो अगर साथ में कैंडिडेट भी है तो 50% उनके ऊपर आता है ऑफ ऑल द सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। लेप्रेसी की डिटेक्शन को लेकर एक लेटेस्ट रिपोर्ट रिलीज़ की गई है बाय द लेप्रेसी मिशन ट्रस्ट ऑफ इंडिया एंड इस रिपोर्ट का टाइटल है द पैंडमिक एंड पीपल्स प्लाइट। इस रिपोर्ट के अंदर ये देखा गया कि अप्रैल 2020 से ही कोविड-19 के बाद से स्टेट्स में जो लेप्रेसी डिटेक्शन की जो एक्टिविटीज़ चल रही थी वो काफ़ी सस्पेंड हो चुकी हैं एंड जिसकी वजह से जो लेप्रेसी डिटेक्शन है वो काफ़ी डिक्रीज़ हो चुका है। एंड फॉर दिस आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार एंड मध्य प्रदेश यहाँ पे स्टडी की गई एंड देखा गया कि जो लेप्रेसी केसेस वहाँ पे अप्रैल टू सितंबर 2020 में जितने आए थे अगर हम उसे कंपेयर करें विद 2021 तो केसेस में 62.5% का जो डिक्रीज़ है वो देखा गया है इन द डिटेक्शन ऑफ द एक्टिव केसेस ऑफ लेप्रेसी। एंड इन स्टेट्स को आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार एंड मध्य प्रदेश इन स्टेट्स को इसलिए चूज़ किया गया क्योंकि 2019 में इन स्टेट्स में 35% जितने भी टोटल लेप्रेसी केसेस आए थे उनके 35% केसेस इंडिया के सिर्फ और सिर्फ इन स्टेट्स में प्रेजेंट थे। तो यहाँ पे बेसिकली 2019 में 22,000 न्यू केसेस आए थे एंड 2020 में दे वर रिड्यूस टू 8,270 केसेस ओनली। एंड अगर हम 2020 को 2021 से कंपेयर करें तो फर्दर 62.5% का डिक्रीज़ देखने के लिए मिला है इन द न्यू नंबर ऑफ केसेस। अलॉन्ग विद दिस यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो वेमेन और चिल्ड्रन के अंदर जो न्यू केसेस जो डिटेक्ट होते हैं इनमें 70% नंबर्स जो हैं वो डिक्रीज़ हो गए हैं इन दी सेक्शन ऑफ वेमेन एंड चिल्ड्रन। तो ये जो फिगर्स हैं इनको बेसिकली नेशनल लेप्रेसी एजुकेशन प्रोग्राम जो है इसके थ्रू रिलीज़ किया गया एंड इवन ये दिखाया गया कि जो इंडियन स्टेट्स हैं दे हैव एक्सपीरियंस द सिमिलर आउटकम्स। स्पेशली सेकेंड वेव आने के बाद अगैन जो लेप्रेसी केस की जो डिटेक्शन कैंपेन था उसमें एकदम से रुकावट आती है। 2021 का जो इंटायर क्वार्टर था बिकॉज ऑफ लॉकडाउन उसके अंदर जो डिटेक्शन एक्टिविटीज़ हैं वो नहीं हो पाई हैं। Now, all those patients who are undergoing leprosy treatment उनको लगातार हॉस्पिटल में विज़िट करना होता है फॉर द रूटीन मेडिकल चेकअप, ब्लड प्रेशर कैसा है, कोई अल्सर है तो उसकी ड्रेसिंग के लिए कोई मेडिसिन, सो दे नीड टू कम अगेन एंड अगेन टू द हॉस्पिटल। एंड बिकॉज ऑफ कोविड-19 जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट था इट बिकेम आउट ऑफ बॉन्ड बिकॉज नेशन वाइड लॉकडाउन लग चुका था जिसकी वजह से हेल्थ केयर, डिसेबिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज के लिए पहुंचना काफ़ी रिड्यूस हो चुका था। एंड कोविड-19 ने सबसे बड़ा लेसन हमें यही दिया है कि वनरेबल पॉपुलेशन मतलब हमारे पास डिफरेंट वनरेबल ग्रुप्स दे रिस्पॉन्ड डिफरेंटली। तो यहीं पे हमारे पास सोशल वेरिएबल्स आते हैं इन टर्म्स ऑफ पॉवर्टी, डिसेबिलिटी, स्टिग्मा। सो इन सब को रूल आउट करना एंड किस तरह कंट्री के अंदर कोविड-19 की वजह से लेप्रेसी का जो डिटेक्शन रेट है वो फॉल हुआ है उसे इस आर्टिकल के अंदर शो किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल सिंथेटिक बायोलॉजी से रिलेटेड है। सिंथेटिक बायोलॉजी जो कि एक इमर्जिंग साइंस फील्ड है, इसके अंदर जो हमारी लाइफ फॉर्म्स है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इनकी इंजीनियरिंग की जाती है ताकि उनकी वाइड रेंज हो एप्लीकेशन की, मेकिंग फ्रॉम डिज़ाइनर मेडिसिन्स टू फूड, ये सब सिंथेटिक बायोलॉजी में आता है। इसे लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ वर्किंग टू फ्रेम अ नेशनल पॉलिसी ऑन सिंथेटिक बायोलॉजी जिसकी वजह से ये पूरे का पूरा इशू न्यूज़ में है। नाउ सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज़ सिंथेटिक बायोलॉजी। नाउ ये जो टर्म है सिंथेटिक बायोलॉजी इसको सबसे पहले 1980 में बारबरा होबोमिन ने यूज़ किया था टू डिस्क्राइब अ बैक्टीरिया विच हैड बीन जेनेटिकली इंजीनियर्ड यूजिंग
recombinant DNA technology. So it is important for your prelims point of view. This term was first used in 1980 by Barbara Hoberman to describe a bacteria जिसको engineer करके using recombinant DNA technology बनाया गया था. तो बेसिकली इसके अंदर जेनेटिक सीक्वेंसिंग, जेनेटिक एडिटिंग, मॉडिफिकेशन, इस साइंस को यूज़ किया जाता है बेसिकली टू क्रिएट एन अननेचुरल ऑर्गेनिज्म या फिर अननेचुरल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दैट कैन फंक्शन इन अ लिविंग सिस्टम. तो खुद से इंजीनियर करके जब इस तरीके का ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाया जाए जो कि नेचुरली प्रेजेंट नहीं होता बट इट कैन फंक्शन इन अ लिविंग सिस्टम, इट इज़ कॉल्ड एज सिंथेटिक बायोलॉजी. तो इससे बेसिकली जो साइंटिस्ट हैं दे कैन डिज़ाइन, दे कैन सिंथेसाइज न्यू सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए फ्रॉम स्क्रैच एंड इसके अंदर अननेचुरल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो कि लिविंग सिस्टम में जो फंक्शन करते हैं उनकी फॉर्मेशन होती है एंड इस पूरी ब्रांच को सिंथेटिक बायोलॉजी कहा जाता है. इवन ब्रॉड सेंस में इसको ये भी कह सकते हैं कि जो लाइफ है उसे यहाँ पे रीडिज़ाइन किया जाता है. एंड सिंथेटिक बायोलॉजी के बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं फ्रॉम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेवल, फ्रॉम जेनेटिक लेवल टू बायो इन्फॉर्मेटिक्स, किस तरीके से जेनेटिक सीक्वेंसिंग हो रही है, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर, माइक्रोबायोलॉजी. सो इट्स अ वाइड डोमेन ऑफ सिंथेटिक बायोलॉजी. एंड सिंथेटिक बायोलॉजी काफ़ी न्यूज़ में है क्योंकि रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक इन्होंने एक ड्राफ्ट फोरसाइट पेपर रिलीज़ किया है ऑन सिंथेटिक बायोलॉजी. नाउ सिंथेटिक बायोलॉजी की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, एग्रीकल्चर, बायोफ्यूल एंड हमेशा से ही इनको एज अ थ्रेट परसीव किया जाता है कि इनके जो कंपोनेंट्स अगर ओपन एनवायरनमेंट में रिलीज़ किए जाएँ तो इट्स अ बिग थ्रेट. एंड देयरफॉर एक डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया गया था जिसमें यही स्ट्रेस किया गया दैट वी नीड अ नेशनल पॉलिसी जिससे कि जो इंडिया का क्या स्टैंड है विद रिस्पेक्ट टू सिंथेटिक बायोलॉजी इसे हम इशू कर सकें. ना अगर हम इसकी एप्लीकेशन को समझें तो वी कैन आइडेंटिफाई एंड कैटेगराइज द जीनोमिक पार्ट्स जिनको हम यूज़ कर सकते हैं टू बिल्ड अ न्यू बायोलॉजिकल सिस्टम. तो सिंथेटिक बायोलॉजी के अंदर जो बायोलॉजिकल पार्ट्स यूज़ किए जा सकते हैं उनको स्टैंडर्डाइज किया जाए. अलॉन्ग विद दिस जो भी एग्जिस्टिंग बायोलॉजिकल पार्ट्स हैं उनको यहाँ पे रीडिज़ाइन किया जाता है. जो नेचुरल प्रोटीन फंक्शंस हैं दे कैन बी एक्सपैंडेड. नाउ फॉर एग्जांपल अगर हम मॉडिफाइड राइस बनाएं टू प्रोड्यूस बीटा कैरोटीन, बेसिकली कैरेट्स के अंदर जो न्यूट्रिएंट होता है वो राइस के अंदर अगर हम लेकर आ जाएं तो राइस इज़ इटसेल्फ प्रोड्यूसिंग बीटा कैरोटीन. तो राइस खाने के साथ साथ हम विटामिन ए की जो डेफिशिएंसी है उससे भी डील कर सकते हैं. तो यहाँ पे क्या किया गया, एक रीडिज़ाइन किया गया बायोलॉजिकल पार्ट को और उसका जो फंक्शन है वो बढ़ा दिया गया. सो प्रोटीन डिज़ाइन को हम यहाँ पे लेकर आ सकते हैं. सिमिलरली मैनी टाइम्स माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को हार्नेस किया जाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ किया जाता है जिससे कि जो इन्वायरमेंट में जो कंटामिनेंट्स हैं उनको लेस टॉक्सिक फॉर्म में हम लेकर आएँ. हमारी रिसेंट वीडियो में हमने बायो रेमेडिएशन को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था. तो इवन हम ऐसे माइक्रोब्स इंजीनियर कर सकते हैं विच प्रोड्यूसेस सच एंजाइम्स जो कि अपना बायोलॉजिकल फंक्शन बहुत एफिशिएंसी के साथ परफॉर्म कर सकते हैं. एंड साथ ही में वी कैन ऑल्सो कंस्ट्रक्ट अ सिंपल जीनोम फॉर अ नेचुरल बैक्टीरियम. फॉर एग्जाम्पल रोज़ ऑयल प्रोड्यूस करने वाला यीस्ट इंजीनियर की जाती है विच इज़ इको फ्रेंडली एंड इट कैन एक्चुअली सब्सटीट्यूट द रियल रोजेस. उनको परफ्यूम मेकिंग में यूज़ किया जा सकता है. सो देयर इज़ अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ सिंथेटिक बायोलॉजी. लेकिन इस साइंस फील्ड को लेकर काफ़ी थ्रेट्स भी बने रहते हैं. नाउ अगर हम इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स की बात करें तो वी से दैट अगर बाई चांस ये जो जेनेटिकली एक्टिव इंजीनियर ऑर्गेनिजम्स हैं अगर ये एक्सीडेंटली इन्वायरमेंट में रिलीज़ हो जाएं, अनइंटेंशनली रिलीज़ हो जाएं, सो दे कुड इवन हार्म द इन्वायरमेंट and they could have negative impacts on both human as well as environment health as well. And जिसकी वजह से we can even cause irreversible environmental damage. एंड एक पूरा मूवमेंट चला है ऑफ सिटीजन साइंटिस्ट जिसके अंदर जो सिंथेटिक बायोलॉजी के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उसमें काफ़ी लोग इंटरेस्ट हुए हैं. विद वेरी लिटिल प्रायर नॉलेज ऑफ दिस फील्ड काफ़ी ज़्यादा मेक शिफ्ट लैब्स के अंदर काफ़ी क्रैश कोर्सेज हो रहे हैं इनटू बायोटेक्नोलॉजी जिसमें बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए जा रहे हैं. तो ये जो डू इट योरसेल्फ बायोलॉजी जैसे एकदम से मेक शिफ्ट मूवमेंट्स जो आ रहे हैं दीज आर ऑल्सो बिग कंसर्न्स टू दिस. अलॉन्ग विद दिस एथिकल क्वेश्चन तो हमेशा ही रहता है विद सिंथेटिक बायोलॉजी
बिकॉज एज वी क्रॉसिंग सम मॉरल बाउंड्रीज, हम रीडिज़ाइन कर रहे हैं ऑर्गेनिजम्स को, कुछ मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं, तो इससे जो एथिकल क्वेश्चंस हैं वो डेफिनेटली अराइज होते हैं। ना हमारे लिए जानना इम्पॉर्टेंट है कि सिंथेटिक बायोलॉजी की गवर्नेंस को लेकर वी हैव सम इंटरनेशनल बॉडीज़ एंड एग्रीमेंट्स जो कि ऐसे रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स बनाते हैं विच रिलेट्स टू सिंथेटिक बायोलॉजी। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है CBD, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसके अंदर आप एनवायरनमेंट में पढ़ते हैं कार्टाजेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी, नगोआ प्रोटोकॉल, नगोआ कुआलालंपुर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल। तो इसके अंडर भी हम सिंथेटिक बायोलॉजी को लेकर आ सकते हैं। इसके अलावा FAO, साइड्स, IUCN, ट्रिप्स, UN क्लॉज, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, इन सब के थ्रू हम किसी ना किसी तरह से जो सिंथेटिक बायोलॉजी है इसे रेगुलेट कर सकते हैं। एंड इंडिया इज़ पार्टी टू ऑल ऑफ दीज इंटरनेशनल गवर्नेंस बॉडीज़। सिमिलरली अगर हम इंडिया के रेगुलेटरी सिस्टम की बात करें, सो वी हैव ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1988, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर्स राइट एक्ट 2001, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006। तो इंडिया के भी रेगुलेटरी सिस्टम्स हैं जिसके थ्रू हम बायोलॉजिकल सिंथेटिक बायोलॉजी के जो गवर्नेंस हैं, जो गाइडलाइंस हैं, इन्हें रेगुलेट्स कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अभी तक इंडिया फॉर्मली अपनी नेशनल स्ट्रैटेजी के साथ सामने नहीं आया। पॉलिसी या फिर रेगुलेटरी टर्म्स में सिंथेटिक बायोलॉजी को लेकर इंडिया का क्या स्टैंड है, अभी तक इसे इंडिया ने फॉर्मलाइज नहीं किया है। इसके कॉन्टेक्स्ट में इंडिया का जो पॉलिसी या जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उन्हें इन इश्यूज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए। वी नीड टू डिफाइन कि जो सिंथेटिक बायोलॉजी है इसके अंदर क्या इंक्लूड होता है, क्या कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अलॉन्ग विद दिस किस तरह की रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रायोरिटाइज़ किया जाएगा, पब्लिक सेक्टर के लिए किस किस को अलाउ किया जाएगा, उसे यहाँ पे बताने की ज़रूरत है। वी नीड टू प्रोवाइड अ गाइडेंस फॉर प्राइवेट सेक्टर एज वेल फॉर फ्यूचर रिसर्च। कितनी कंसिड्रेशंस दी जाएंगी इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी फ्रेमवर्क। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का इशू यहाँ पे आएगा, उसको लेकर यहाँ पे रेगुलेशंस बनानी होंगी। सिमिलरली इट्स अ इशू, इसको लेकर इन्वायरमेंट और सोशो इकोनॉमिक्स में एक बड़ा इशू है। इसे किस तरह हम रेगुलेट करेंगे और साथ में इस टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट कैसे होगी, ये एक बड़ी चीज़ है ना। कोई भी नेशनल स्ट्रैटेजी इंडिया अगर बनाता है तो जो इंटरनेशनल लॉ के जो प्रिंसिपल्स हैं वो भी हमें ध्यान में रखने होंगे। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल लेकर चलना होगा। स्टेट की जो सॉवरेनिटी है वो हार्म ना हो, ट्रांस बाउंड्री किसी तरीके का कोई हार्म ना हो, इसका ख्याल रखना होगा। स्टेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। कोई भी चीज़ अगर हो रही है, वो अगर इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट कर रही है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी असेसमेंट करनी होगी। कोई भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही है तो उसका ओपननेस होना चाहिए। जो इन्फॉर्मेशन है, पब्लिक पार्टिसिपेशन होना चाहिए, उसको जस्टिस मिलना चाहिए, एक्सेस टू जस्टिस होना चाहिए। तो काफ़ी जो इंटरनेशनल लॉज जो प्रिंसिपल्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए ऐसी पॉलिसी का फ्रेमवर्क बनेगा। सो दैट इज़ इट, दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। हमने इस वीडियो में आज के न्यूज़पेपर में जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स थे हमारे प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें डिस्कस किया। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक एंड कॉमेंट डाउन बिलो. I will see you in my next one. Thanks for watching.